ओके ठीक। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 11th, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। Okay, good morning students of 11th class again in your accounts class. Let us take a quick revision of our first chapter of accountancy, that is introduction to accounting. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarize, and interpreting, communicating the financial transaction to its user. Let us understand each point one by one. Accounting is a systematic process, एक systematic process है of identifying. फर्स्ट लेते हैं आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल डाटास। हर चीज़ में ये आपके लास्ट में आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डाटा, मतलब आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल डाटा। आइडेंटिफाइंग का मीनिंग होता है कि आपको वो फाइनेंशियल डाटा आइडेंटिफाई करने हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने विच यू कैन कन्वर्ट इनटू मनी, विच आर यू मेजर इनटू मनी। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डाटास। देखो ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी हो सकती हैं। कैसी कैसी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं? जैसे कि आपने बिल्डिंग परचेज़ करी, आपने मशीनरी परचेज़ करी, आपने 2 एकड़ में बिल्डिंग ली, आपने किस मटेरियल से बिल्डिंग बनी हुई थी, ये वाला मटेरियल से, ये भी आपकी एक ट्रांजेक्शन्स है। आपने मशीनरी इंपोर्ट कराई, आपकी यूएसए से मशीनरी आई, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इनटू मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आइडेंटिफाई करना है आपको डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में। अकाउंटिंग में हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स, उन्हीं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो यहाँ पर हम ये चीज़ का, हमने बिल्डिंग परचेज करी 10 करोड़ की करी, ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। हमने बिल्डिंग जो हमने बिल्डिंग परचेज करी वो हमारी 3 एकड़ में थी, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। वो बिल्डिंग में मटेरियल, क्या क्या मटेरियल लगा हुआ था, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं है। या जो मशीनरी हमने इंपोर्ट करी यूएसए से, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं है। हाँ, मशीनरी हमने 10 लाख की खरीदी, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। देन मेजरिंग, मेजर का मतलब है, मतलब मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ए कंट्री। हमारी कंट्री का मनी है तो मनी के रूप में हम उनको मेज़र करें। कितने में हमने बिल्डिंग परचेज़ करी, ये देखा, कितने में हमने मशीनरी परचेज़ करी, तो हमने यहाँ पर लिखा 10 करोड़ या 10 लाख। यहाँ पर हम डॉलर या पाउंड का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट द डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ मनी इन आवर कंट्री। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। अब हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है। देखिए, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फिर हमने उनको मेजरमेंट किया, उनको कॉमन डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट हमने उनको रिकॉर्ड करना है। अब हम उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करना। एक क्लासीफाई का मतलब होता है कि एक सी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को वन प्लेस पर रिकॉर्ड करना। यहाँ पर हम इसे बोलेंगे, हमारी जो अकाउंट्स में जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है लेजर में पोस्टिंग करना। लेजर में हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राम से रिलेटेड कई ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास। राम से हमने 10 तारीख को गुड्स परचेज करी, राम से रिलेटेड हमने 12th को परचेज करे, ऑन क्रेडिट। उसके बाद हमने फिर कुछ राम को पेमेंट कर दी 15th को, 18th को फिर परचेज किए।
तो पूरे मंथ में हो सकता है हमारे पास 5 से 6 ट्रांजेक्शन्स राम से रिलेटेड हैं। तो हमें क्या करना है, कि सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स जो राम से रिलेटेड है वो हमें वन प्लेस पर उसको क्लासीफाई करना है। ओके, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स हमें एक प्लेस पर क्लासीफाई करनी है, मतलब एक स्थान पर लेकर जानी, इसे बोलते हैं जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है वहाँ पर हम बोलेंगे उनको जर्नल एंट्रीज करनी है, उनको रिकॉर्ड करना है। कैसे करना है? जर्नल एंट्रीज के थ्रू। और फिर उसको हमने क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब पोस्टिंग टू लेजर। ये क्या है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमने पढ़ लिया आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया। किसको आइडेंटिफाई किया? ट्रांजेक्शन्स में से ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। फिर उसके बाद हमने क्या किया है? मेज़र किया है, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में उनको लिखा है। देन हमने रिकॉर्ड कर लिया, ओनली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग की। अभी तो हमने पहचाना था और मेजर्स मनी के रूप में मेजरमेंट किया था उनका। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड के बाद में क्लासीफाई किया। नेक्स्ट है अब हमारा समराइजिंग। अब हमें समरी फाइंड आउट करनी है कि ये इनका, जैसे लास्ट में मैंने कहा, मैंने राम के रिकॉर्ड को, राम का अकाउंट बनाकर सारे उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस राम के अकाउंट में आ गई। सैलरी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन सैलरी के अकाउंट में आ गई, जिससे मैं ये अब समराइज का मतलब होता है कि अब राम को मुझसे कितना लेना या देना है, ये समरी करना। ये समरी के मतलब अब मुझे लास्ट में ये निकालना कि अब उसकी समरी क्या है। अब या फिर मुझे रेंट पूरे मंथ में मुझसे कोई पूछता है कि सैलरी कितनी दी मैंने इस मंथ में, तो सैलरी को समराइज पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसका जो मैं समरी निकालूंगी, जो उसका निष्कर्ष, जो उसका निचोड़ मेरे सामने आएगा, वो समराइजिंग कहता है। देन इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग, इसको वो इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग बोलते हैं। इंटरप्रेटेट करना मतलब इस तरह से उसको प्रस्तुत करना अपनी इंफॉर्मेशन को कि सामने वाला उसे अच्छे से समझ सके। केवल वो मेरे लिए ही सिग्निफिकेंट नहीं है कि मैंने बनाया है, एक अकाउंटेंट ने बनाया तो अकाउंटेंट ही उनको समझ सकता, नहीं, सभी समझ सकते हैं। इस तरह से उन्हें करना और एनालाइज करना, उसे विश्लेषित करना, ताकि उसका ये पता लगाया जा सके कि क्या इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या सही क्या गलत है इसके अंदर। एंड लास्ट है कम्युनिकेटिंग टू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू इट्स यूज़र। अब लास्ट में वो ट्रांजैक्शंस किसके लिए? मेरे लिए तो नहीं है, केवल मेरे लिए ही काम नहीं आ रही हैं। मैं ऑनर ऑफ द बिजनेस हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी भी तो पार्टीज हैं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। कौन कौन? बैंक हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, आम पब्लिक हो सकती है, कस्टमर्स हो सकते हैं। वो सारे मेरे यूज़र्स हैं जिनको मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। उनको कम्युनिकेट करना, उन तक पहुंचाना, इस तरह से वो मतलब उनका प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये डेफिनेशन थी आपकी, ये ही आपकी एट्रीब्यूट्स थी। अब आपसे पूछे जाए कि एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो यहाँ पर आप यही बताएंगे। सबसे पहले क्या डेफिनेशंस में से पहला है आपका आइडेंटिफाइंग। जब ये सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मेजरिंग, देन मेजरमेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे, देन रिकॉर्डिंग। अब उनको इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा, डेट वाइज। देन उनको क्लासीफाई किया जाएगा, सेम जितने भी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक अकाउंट में एक प्लेस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। देन समराइजिंग, तो लास्ट में हम उनकी समरी निकालेंगे, हम उनको क्या उनका निष्कर्ष निकला ये निकालना, फाइंड आउट करना। देन इंटरप्रेटिंग, अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द यूज़र्स, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और उन तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना टू इट्स यूज़र्स। ये हमारी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थी या डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ अकाउंटिंग। अब हम ले लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपकी सब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम करते हैं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब देखिए, सबसे पहला पर्पस है अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना होता है सारी। क्योंकि मालूम नहीं किस ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत कब कहाँ पड़ जाए, कोई क्रेडिट की है, कोई कैसी है, सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं।
सेकेंड है ये ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक ऑनर है, ऑनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अब क्या वो साल के एंड तक ये, कब तक वो ये देखेगा, कब उसका बिजनेस खत्म होगा तब जानेगा कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? नहीं। जैसे आप एक सेशन के बाद में आप आपके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसी थी, इसीलिए आपके यूटी बीच बीच में भी लिए जाते हैं ताकि आपकी यूटी में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ सके, अगर कहीं आपको ज़रूरत है तो इसी तरह एक अकाउंटेंट भी ये जानना चाहता है कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, तो कहाँ से जानेगा? अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, जो अकाउंट्स उसने तैयार करवाए हैं अपने अकाउंटेंट के थ्रू। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइनिंग करना। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब पोजीशन क्या होती है? एक तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में याद करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस हम कहाँ से पता करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता लगती है? फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है कंपनी की बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल पोजीशन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। क्यों ज़रूरत पड़ती है? हर एक पार्टी आपकी फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड होती है। आप इन्वेस्टर्स हैं, अब कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? पहले आप ये देखेंगे ना कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, पहले उसकी असेट्स को देखेंगे। असेट्स के बिना आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या कंपनी थी, कैसे क्या इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू पता लगती है। केवल ओनर ही नहीं, जितनी भी पार्टीज बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो सब फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड होती हैं। नॉट ओनली द इन्वेस्टर बट आल्सो द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, दोज हु आर द शेयर होल्डर्स, वो तो इंटरेस्टेड हैं ही, क्योंकि उन्हें तो कल को प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट करी तो उनका डिविडेंड डिपेंड होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट भी तो वो कहाँ से पता लगाएंगे? फाइनेंशियल पोजीशन से ही तो पता लगेगा कंपनी की। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट को डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस का मतलब उसे सेल से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और भी अगर उसको लग रहा है कि कहीं पर उसने कमी रह गई है, उसकी सेल्स बराबर सेल्स नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि प्रोडक्शन कम था। प्रोडक्शन कम क्यों था? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाई। अब रॉ मटेरियल परचेज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, अब बाहर से इंपोर्ट करने में गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे पता चलाएंगे? तो ये सारी चीज़ें मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगा, मतलब ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सामने होती है। डिफरेंट डिसीजंस मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं लेने के लिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके सामने होनी चाहिए, तभी कोई डिसीजंस आगे के लिए लिए जाते हैं। कि अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि बाहर से इंपोर्ट पॉलिसी चेंज होगी, तो अब उनको अपना रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, कहीं और से लेना पड़ेगा। तो ये डिसीजंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें पता करने के बाद में तो क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर भी डेफिनेशन में भी समझाया था कि कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। तो इसके डिफरेंट यूज़र होते हैं। जैसे पहले ले लीजिए बैंक है, बैंक से फर्म लोन लेना चाहती है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या ऐसे लोन दे देगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए पहले वो क्या करेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बैंक की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उनको पहले एनालाइज करेगा। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कंपनी की, क्रेडिटर्स जो होते हैं कंपनी को, जिससे कंपनी ने उधार माल खरीदा है, वो ऐसे ही नहीं उधार दे देंगे कंपनी को। पहले वो कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस का पता लगाएंगे कि कैसी उसकी साख क्षमता कैसी है, क्या वो उसको टाइमली पेमेंट हो रही है, पहले से कैसी चल रही है कंपनी। तब वो उनको आगे चल करके प्रोवाइड करती है लोन, बैंक लोन प्रोवाइड करता है, और क्रेडिटर्स भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट पर प्रोवाइड करते हैं उनको रॉ मटेरियल्स। तो यही नहीं, और भी जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना बोनस बढ़वाना चाहते हैं या इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कराया, तभी तो वो इंक्रीमेंट की डिमांड करेंगे या बोनस की डिमांड करेंगे। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए।
और देन लास्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। अब बिजनेस एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, इंफॉर्मेशन कितनी पुरानी एसेट्स होगी, कितनी डेप्रिसिएशन लग गई, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है, कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर लिया, और कितनी अगर वो नई एसेट्स लाना चाहती है तो कितने की उसकी एसेट्स आएगी और कितना पैसा उसे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्टिंग द एसेट्स, एसेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देख लीजिए, सबसे पहले मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसने मेंटेन किया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाना है उसे। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म्स की कैसी है उसकी बैलेंस शीट से पता चलती है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को डिफरेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र, उसकी जितने भी यूज़र्स हैं, चाहे वो बैंक है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर है, रिसर्चर्स भी हो सकते हैं। रिसर्च को रिसर्च करनी है किसी इंडस्ट्री के किसी फर्म के ऊपर, फर्म के प्रॉफिट के ऊपर। जैसे आजकल का ये जो कम्युनिकेशन मीडियाज़ है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस चलती रहती है कि कौन सी कंपनी मतलब सॉरी कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब ये एयरटेल का, जियो का कौन सा ज़्यादा बेटर चल रहा है, इसके बारे में रिसर्च चलती रहती है। रिसर्चर्स को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है आपकी प्रोटेक्टिंग द असेट्स के बारे में सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसमें रखे जाते हैं ताकि ये पता लगे कि कौन कौन सी असेट्स कितने की वैल्यू रह गई है, कितनी पुरानी हो गई है, कितनी उन पर डेप्रिसिएशन लगाई थी, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हमने कहाँ इन्वेस्ट करा है, और अब वो टोटल अमाउंट कितना है ताकि हम नई एसेट्स और परचेज करें तो कितने अमाउंट की और हमें ज़रूरत होगी। ओके गाइस, आज के लिए अकाउंट्स में इतना ही काफ़ी है। आज हमने ऑब्जेक्टिव ले लिए, कल हम इनके बारे में और इसके एडवांटेजेस एंड फंक्शंस ले लेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही है सारे। आज हमने अकाउंटिंग और इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए और हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम इसके जो फंक्शंस हैं, एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। सी यू गाइस नेक्स्ट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छी से पढ़ लेना। मैं आपके पीटी 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर से ये सोच रही हूँ, फिर से दोबारा बार बार इन क्लासेस को आपको इसीलिए ले रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके। ओके